आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12। और चैप्टर 12 हम लोगों का पूरा अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे और आज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का चैप्टर 12 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद और एक चैप्टर है हम लोगों का, उसके बाद हम लोग का पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात समझिए, इसमें इस चैप्टर में ये लॉन्ग क्वेश्चन हम एक ही करवाएंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण और दो गो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको हम बाद में करवा देंगे। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें करवा देंगे, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, यानी कि ऐसे भी आ जाता है गुप्त काल को स्वर्णिम युग के रूप में विवेचना करे, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय करवा देंगे। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लिखना सीखते हैं। और एक बात, आपको ये रट कर याद नहीं करना है, हम अभी यहीं पर क्वेश्चन को समझाएंगे। इसमें मैप कैसे बनाया जाएगा, इसमें मैप कैसे बनाया जाएगा। देखिए, इतिहास के जो आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो कोशिश करना होता है ना कि हर क्वेश्चन में आप मैप बना दें। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री वाले में कोशिश करना होता है कि हर क्वेश्चन में भी मैप बना दे, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो डायग्राम भी बना दे। क्यों? क्योंकि मैप बनाने से दो को काम होता है। एक तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको जानकारी है, और दूसरा बात ये होता है कि थोड़ा जगह भर जाता है। आप कहेंगे कि जगह जगह भरने से क्या फ़ायदा होगा, कि अगर हम जगह भरेंगे, स्पेस ज़्यादा मतलब अगर हम ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जगह भरने से फ़ायदा ये होता है ना कि आपको नंबर ज़्यादा मिलता है। अब कोई कहेगा कि जगह भरने से नंबर ज़्यादा कैसे मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा, जगह भरने से नंबर कैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपका आंसर की क्वालिटी देखा जाता है। अगर आंसर की क्वालिटी सही है और आप अब उसके बाद देखा जाता है कि आप कितने जगह भरे हैं, मतलब कितना अधिक पेज में लिखे। आप 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद ही समझिए ना, 20 नंबर का क्वेश्चन है और एक पेज में लिख देंगे आंसर, या 2 पेज में आप आंसर लिख देंगे। आप सोचेंगे कि हमको 15 नंबर मिल जाए, 16 नंबर कैसे मिलेगा। आप खुद सोचिए ना, आप ही किसी को नंबर दे सकते हैं, 15 नंबर 16 नंबर नहीं दे सकते हैं, तो बताइए दूसरा एग्जामिनर कैसे दे देगा। तो यही ध्यान रखना होता है। तो चलिए आज हम वही बात करेंगे कि कम आंसर भी याद रहे तो हम उस आंसर को बड़ा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि जो समुद्रगुप्त की, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की जीवन एवं उपलब्धियों की विवेचना करें। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि समुद्रगुप्त की प्रशासनिक इकाई के बारे में बताएं, या समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताएं। उस सबका, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर सब इसी में होगा। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि एक ही आंसर को अलग अलग क्वेश्चन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन का, क्योंकि आंसर हम बड़ा लिख रहे हैं तो उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उनके जीवन के बारे में बताने के लिए, प्रशासनिक इकाई के बारे में बताने के लिए, विजय अभियानों के बारे में बताने के लिए, ये सब इसी क्वेश्चन से आंसर उसका भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखते हैं कि थोड़ा सा आकर्षक हो। अब इंट्रोडक्शन मेन यही होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन मेन इंट्रोडक्शन ही होता है। अगर आप किसी भी चीज़ के, जैसे मान लीजिए आप शादी में गए हुए हैं, ठीक है, शादी में गए हुए हैं और आप देखेंगे कि दरवाजे पर ही पूरा एकदम कचरा फैला हुआ है, दरवाजे पर गए एकदम देखे पूरा कचरा फैला हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अंदर भी कचरा ही फैला हुआ होगा, अंदर भी क्या होगा, कचरा ही फैला हुआ। अगर दरवाजे पर देखे कि एकदम बहुत बढ़िया सजावट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो आपको भी क्या लगेगा कि अंदर भी बहुत अच्छा ही होगा। ये जरूरी नहीं कि अंदर भी अच्छा होगा, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यहाँ पर इतना बढ़िया सजावट किया गया, मतलब अंदर भी अच्छा ही होगा। शुरू में ही कचरा फेंक देंगे तो क्या होगा। अब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, अंदर से तो बेहतरीन बनाते ही हैं, बाहर से भी बेहतरीन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखने वाला, खरीदने वाला सबसे पहले देखेगा ना वो कि कचरा तो नहीं है ना। अब अंदर आप बेहतरीन बना दिए, मान लीजिए मार्कर को हम बेहतरीन बना दिए और बाहर से डिजाइन बेहतरीन बनाए ही नहीं, इसको कलरफुल नहीं बनाए, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो कभी भी बाहर से बेहतरीन, जितना शुरुआत में बेहतरीन बनाना होता है, कि ऐसा करना होता है कि शुरू में एकदम क्या हो, आपका बेहतरीन हो, तो कोई भी एग्जामिनर बीच में से पढ़ेगा नहीं आंसर, आपका नंबर देखेगा और यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है, थोड़ा अपने से थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अब इसमें कॉपी में नहीं लिखा रहेगा, आपको निर्देश में नहीं लिखा रहेगा कि आप आंसर को अट्रैक्टिव बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में लिखना है, तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, ये सब लिखते हैं। या इनके जन्म से शुरू करते हैं कि प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। तो हम लोग थोड़ा उपलब्धियों से शुरू करेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये विसेंट स्मिथ ने कहा था, ध्यान रखिएगा। तो भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, और उसके बाद उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, और जीते हुए क्षेत्रों में कुछ पर प्रत्यक्ष और कुछ पर अप्रत्यक्ष शासन किया।
ये जरूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन यही वाला आप लिखेंगे, आप कोई भी इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम सिंपल वे में। आप ये मत सोचिए कि अरे बड़ा बड़ा हम डाटा इसमें डाल देंगे ना तो हमारा आंसर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो आप बड़ा डाटा डाल देंगे, लेकिन एग्जाम में जरूरी थोड़ा है कि सब में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो थोड़े है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, तो सब में डाटा तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए हम इसको ये जो इंट्रोडक्शन है इसको सिंपल बनाया, नहीं तो इसमें डाटा डाल देते कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ, या जन्म के बारे में हम लिख देते, और या और भी बहुत सारी इनको उपलब्धियां लिख देते, डाटा कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर डाटा इसलिए नहीं लिखा गया ताकि सिंपल रहेगा तो आपको भी याद रहेगा और एग्जामिनर को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और जीते हुए क्षेत्रों में कुछ पर प्रत्यक्ष और कुछ पर अप्रत्यक्ष शासन किया। अब समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में चलते हैं। आप कॉपी पर अभी नोट्स बनाते रहिए, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चले जाइए। अब बहुत सारे बच्चे हमसे नोट्स मांगते हैं, हम कैसे नोट्स दें? नोट्स आप अपने से बनाइएगा ना। अब देखिए जब नोट्स नहीं आप बना सकते हैं तो बताइए कैसे एग्जाम में लिखेंगे? इससे आपसे कैसे हम उम्मीद कर ले कि आप एग्जाम में बेहतरीन लिख पाएंगे? तो आप क्या कीजिए, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कत आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, या यहाँ पर भी कमेंट कीजिए ना, आप यहाँ पर भी कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। या आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इनके जीवन के बारे में, समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में लिखते हैं। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी कुशल शासक के रूप में उभरा। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी कुशल शासक के रूप में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समुद्रगुप्त योग्य सेनापति साम्राज्यवादी कुशल शासक के रूप में उभरा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जीवन के बारे में लिख रहे थे, इनके बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं, उभरा। इसने मगध की पुरानी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए इस वंश से पहले जब मौर्य वंश था, उसके बाद मगध की जो मगध का शासन प्रणाली था वैसा बेहतरीन थोड़े रह पाया। मगध की शासन प्रणाली क्या हुआ, मतलब मगध मगध पूरा सिमट के एकदम छोटा सा हो गया और अलग अलग क्षेत्र टूटने लगे। लेकिन यही जब समुद्रगुप्त आया तो बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और मगध की पुरानी राजधानी पाटलिपुत्रा को ही, ऐसा मगध की पुरानी राजधानी तो राजगिरी है, लेकिन अधिकतर समय तो पाटलिपुत्र रहा है, तो पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बनाया और उसको पुरानी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। और भारत के अधिकतर हिस्सों पर क्या था, इसका शासनकाल था। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी कुशल शासक के रूप में उभरा। इसने मगध की पुरानी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया और यह अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में कई जगहों का शासक रह चुका था। कई जगहों का क्या रह चुका था, शासक रह चुका था, ध्यान रखिएगा। तभी तो इतना योग्य शासक हुआ है। बिना ट्रेनिंग के कैसे योग्य शासक? आप कहेंगे कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? तो ऐसे हो सकता है प्रधानमंत्री का लड़का का अगर प्रधानमंत्री हो, उसका पुत्र हुआ तो उसके अंदर प्रधानमंत्री का ही गुण रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि इनको जीवन के और उपलब्धियों के बारे में भी हमें लिखना है। तो जीवन का मतलब ये मत सोचिए इतना ही जीवन, आप इसको थोड़ा बड़ा भी इनके जीवन के बारे में और इनके बारे में और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम चैप्टर में पूरा विस्तार से पढ़ाए हैं। अब देखिए हम इसी में पूरा विस्तार से बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर आपको एक मैप बनाना है। उपलब्धि लिखने से पहले एक मैप बनाना है, भारत का एक मैप बनाना है। आप बड़ा छोटा कैसा भी मैप बना सकते हैं। और मैप बनाने के बाद क्या करना है, आपको उसमें दिखाना क्या है, आपको उसमें दिखाना है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर दिखाना है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दिखाना है। और कोष्ठ में लिख देना है समुद्रगुप्त की राजधानी, समुद्रगुप्त की राजधानी, ध्यान रखिएगा। क्या लिख देना है, समुद्रगुप्त की राजधानी लिख देना है। अब यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बनाइएगा, यहाँ पर मैप। तो एग्जामिनर को भी क्या लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ इस बच्चा को क्या है, ज्ञान है, यानी कि नॉलेज है, इसको पता है कि राजधानी कहाँ थी। आप चाहे तो इसको इधर क्षेत्रों को भी दर्शा सकते हैं, इधर क्षेत्रों को भी क्या कर सकते हैं, उत्तर भारत के क्षेत्रों को, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं आप चाहे तो। और नहीं याद है तो ठीक है, इतना पर ही सही है इसके बीच में। उसके बाद लिखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। क्या लिखेंगे, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना, जिसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के कई अधूरे कार्यों को पूरा किया और कई नई उपलब्धियों को हासिल किया। इसने क्या किया, इसके पिता जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके द्वारा सत्ता तो मिला, देखिए सत्ता तो मिलता है, सत्ता के साथ साथ समस्याएं भी मिलती है ना। ऐसा थोड़े है कि उनकी सत्ता हमको मिल जाएगा, राजा तो बन जाएंगे, लेकिन समस्याएं हमको ना आए। उनका जो दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन नहीं होगा, समझिए। जब
सत्ता हस्तांतरित होती है, हमको राजा बनाया गया, तो जितने भी उनके उनके राज्य और ये सब तो हमको मिले ही मिले, धन मिला ही मिला, लेकिन जिम्मेवारियां मिली ही, लेकिन जितने भी उनके दुश्मन थे अब किसके दुश्मन हो गए? हमारे दुश्मन हो गए। दुश्मनी भी मिलेगा ना। और अधूरे कार्य जितने भी उन्होंने क्षेत्रों को छोड़ा होगा उस सब क्षेत्रों को हमको जीतने का मतलब ये सारे क्षेत्रों को हमको जीतना पड़ेगा, वही जिम्मेवारी मिल गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ये सॉरी समुद्रगुप्त को क्या मिला? कई अधूरे कार्यों को पूरा किया इसने और कई नई उपलब्धियों को हासिल किया। सबसे पहले इसमें नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं, 1 नंबर, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, ऐसे करके चाहे तो इतना पर ही छोड़ सकते हैं। समुद्रगुप्त का विजय अभियान सबसे पहले समुद्रगुप्त, यहाँ अब इसमें समुद्रगुप्त का विजय अभियान लिखकर इसमें लिखेंगे समुद्रगुप्त द्वारा सत्ता पर बैठने के बाद या राजगद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अपने प्रशासनिक इकाइयों को मजबूत किया और उसके बाद अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में लग गया। और साम्राज्य विस्तार की नीति और नीति को और मजबूत बनाने के लिए इसने कई संगठनों का निर्माण किया। यहाँ पर कई संगठनों का इसने निर्माण किया और उसके बाद इसने 3 की नीति अपनाई। 3 की नीति के बारे में हमने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया होगा। 3 की नीति सबसे महत्वपूर्ण है और आंसर में लिखना जरूरी है। 3 की नीति अपनाई लिखकर और उसके बाद लिखेंगे 3 की नीति। यहाँ पर समुद्रगुप्त विजय अभियान 3 की नीति लिखकर और यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लिखेंगे 3 की नीति, ध्यान रखिएगा। 3 की नीति लिखकर देखिए ये डायग्राम हो गया। 3 की नीति लिखकर और यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले शत्रु का ग्रहण। आप चाहे तो इसका हिंदी भी यहाँ पर हम बोल देंगे, लिख लेंगे। उसके बाद शत्रु को मोक्ष, यहाँ पर क्या लिखेंगे? शत्रु को मोक्ष। और अगला शत्रु का अनुग्रह। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब सबसे पहले शत्रु पर विजय, यानी यहाँ पर इसका हिंदी क्या होगा? शत्रु पर विजय। यहाँ पर विजय लिख लीजिएगा। फिर शत्रु को यहाँ पर शत्रु को मुक्त करना। मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है। और फिर शत्रु का राज्य वापस लौटाना। आप लिख लीजिएगा राज्य वापस लौटाना। ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को बनाना है। यहाँ पर देखिए हमारा ये इसको पॉइंट वाइज भी लिख लिए। और ये न मत समझिएगा हम जैसे पॉइंट में, ये आपको पैराग्राफ में ऐसे लिखना। पैराग्राफ और पॉइंट का मतलब तो जानते होंगे ना, इसको भी समझाना पड़ेगा। पहले हम समझाए हैं आपको जो दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर जब उसका आंसर लिखवा रहे हैं तो उस समय समझाए थे पैराग्राफ और पॉइंट में क्या अंतर होता है। एक बार और समझा दे। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं इसको पैराग्राफ बोलते हैं। ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लिख रहे हैं तो पैराग्राफ बोलते हैं। और पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन ऐसे लिख दिए, थोड़ा सा, फिर अगला थोड़ा सा, फिर अगला थोड़ा सा, फिर अगला थोड़ा सा, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट वाइज। तो आपको पैराग्राफ में ही ऐसे लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में लिखने से नंबर ठीक ठाक मिलते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इसमें पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पैराग्राफ के साथ साथ आप मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सीधा सीधा एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ इस बच्चा ने यहाँ पर ये डायग्राम भी बनाया, मैप, ये तो सीधा एकदम दिख जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैप और डायग्राम क्या होते हैं? एकदम सीधे सीधे दिख जाते हैं जो यहाँ पर मैप और डायग्राम, क्योंकि ये बेहतरीन होते हैं और देखने में भी क्या लगते हैं? बेहतरीन लगते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां और विजय अभियान में यहाँ पर लिखेंगे। इसको कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर लगाकर उसके बाद लिखेंगे उत्तर भारत का विजय अभियान। उत्तर भारत के कितने राज्यों को जीता था? उत्तर भारत के कुल 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समुद्रगुप्त द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना को अंजाम दिया गया, जिसके तहत उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने अंदर समेट लिया गया। उसके बाद ये दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। दक्षिण भारत की ओर बढ़ने के बाद इसने दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। उसके बाद अगला में लिखेंगे दक्षिण भारत में लिख लेंगे। इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, जिसके बाद लगभग संपूर्ण भारत पर इसका शासनकाल हो गया। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकतर राजाओं को उसका राज्य वापस लौटा दिया और वहां से सिर्फ टैक्स और सैनिक मदद लेता था।
वहां से टैक्स और सैनिक मदद, इसमें लिखेंगे टैक्स और सैनिक मदद लेता था। बस हो गया इतना इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति ये भी इसकी उपलब्धि तो थी, इसकी उपलब्धियों का एक में समेटा गया था, क्योंकि इसकी उपलब्धियों के बारे में अधिकतर जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या था। समुद्रगुप्त से पहले किसी और का था, किसका था? सम्राट अशोक का था। उसके बाद समुद्रगुप्त का हुआ, और समुद्रगुप्त के बाद क्या समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ? अब सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के बीच बहुत सारे शासक आए, लेकिन उन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। देखिए सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लेख क्या स्थापित करवाया था कौशाम्बी में, ठीक है। तो उसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उस स्तंभ लेख पर लिखवाया गया, क्योंकि हम विस्तार से उसमें बताए हैं, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे विस्तार से बताएं। उसके बाद समुद्रगुप्त के दरबारी कवि द्वारा लिखवाया गया, हरिसेन द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, जब अकबर का शासनकाल आया बहुत समय बाद, सल्तनत काल में जब अकबर का शासनकाल आया, तो अकबर का जो लड़का था, जो पुत्र था जहांगीर, उसने क्या किया, उठवा लिया यहाँ से। कहाँ से? अकबर के कहने पर उठवा लिया, ये कौशाम्बी से उठवा कर लेकर आया इलाहाबाद में, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी क्या जानते हैं। तो उस पर कितना शासकों का कितने लोगों का नाम मिलेगा? एक तो सम्राट अशोक का नाम मिलेगा, उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम मिलेगा, अकबर का नाम मिलेगा, जहांगीर का नाम मिलेगा, और बीरबल का भी नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अकबर के दरबार में ही कौन थे? बीरबल थे, जो कि नवरत्नों में सबसे महत्वपूर्ण नवरत्न थे। तो ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उनका वर्णन नहीं करेंगे, ये सब का वर्णन नहीं करेंगे। इसमें लिखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, लिखकर समुद्रगुप्त का, इसमें लिखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया। और इसमें समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियां थी, जितने भी विजय अभियान था, सबके बारे में वर्णन किया गया। और इसी में समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा गया। धरणीबंध का अर्थ होता है कि पूरे पृथ्वी का विजेता समुद्रगुप्त को कहा गया, पूरे पृथ्वी का विजेता समुद्रगुप्त को कहा गया। बस इतना इसमें प्रयाग प्रशस्ति में लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे 6 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन। अब चाहें तो आप 6 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन कर सकते हैं, 6 प्रकार की मुद्राओं का, लेकिन इसमें कितना 3 प्रकार की मुद्राएं ही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि समुद्रगुप्त द्वारा कुल 6 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया गया, जिसमें जिस मुद्राओं में 3 ही प्रकार की मुद्राएं 3 ही प्रकार की मुद्राएं ज़्यादा प्रचलित हुई और ज़्यादा उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहले मुद्रा है वीणा प्रकार की मुद्रा, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा प्रकार। दूसरा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा। धनुर्धर प्रकार की मुद्रा। बस इतना लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद अंतिम में निष्कर्ष में क्या लिख देंगे? अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का एक गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजाओं में समुद्रगुप्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और समुद्रगुप्त द्वारा ही गुप्त साम्राज्य को एक शिखर पर पहुंचाने या शिखर पर पहुंचाया गया, गुप्त साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया गया। और स्वर्णिम गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहे जाने के पीछे समुद्रगुप्त का शासनकाल का भी योगदान है, बस समाप्त हो गया। हमें लगता है कि डाउट पूरा खत्म हो गया। इसके बाद लगभग ये चैप्टर है, उसके बाद आपका पेपर 1 पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पेपर 2 चालू करेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।